सुनने वाले पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और अफ़गानी भाई और ग्रीक्स कम्युनिटी को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस के प्रोग्राम असल हक़ाइक़ के साथ सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आप तकरीबन पिछले 3-4 माह से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा, और कुछ साथियों ने तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कि कुछ ये मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ और इस वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब से हम बाकायदगी से आपके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज का ये प्रोग्राम हमारे साथ, ये आप लोगों को मालूम है कि अभी पिछले 2 माह पहले एक कानूनी मुसवदा इमिग्रेशन के हवाले से यूनानी पार्लियामेंट में पेश हुआ और उसके बाद गज़ट में भी शामिल हुआ। और लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो मुसवदा होता है उसमें बेइंतहा चीज़ें होती हैं। वो खाली हमारे तारकीन वतन के कवानीन नहीं होते, इनके इंटरनल अंदरूनी मामलात जो होते हैं महकमाती, उनके लिए भी कुछ हदायत, कुछ तब्दीलियाँ उनमें होती हैं। और अब तकरीबन ये जो मुसवदा है, ये जो इसमें से छानबीन करके ये 30 सफ़ों का जो मुसवदा है, नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, ये अपना इशू हो गया है तमाम अदारों को, जिसमें वो पूरे मुसवदे में से जो अहम चीज़ें और हदायत हैं वो इसमें पेश की गई हैं पहले फेस में। और इसमें जो चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला आज हम आपकी खिदमत में जो है उनकी तफसीलात जो है, जो हम तारकीन वतन से कंसर्न हैं, वो पेश करेंगे। तो आज हमने इसीलिए हमारे कानूनी माहिर जो हमेशा से पाक हेलेनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी और पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस के हमारे कानूनी माहिर हैं, मशीर हैं, एडवोकेट आरिस्टिदिस कलूचाकिस, जिनको तमाम पाकिस्तानी इंडियन अपनी छोटी ज़बान में कीरियो आरी कहते हैं, ये मशहूर हैं। और हमेशा की तरह जो हमारी कम्युनिटी के मामलात होते हैं कानूनी पहलुओं पर, हम उनसे रहनुमाई लेते हैं। तो ये जो मुसवदा था, ये मैंने इनको तकरीबन 3 माह पहले मिनिस्ट्री से स्पेशली प्रिंट लेकर इनको भेजा ताकि इसको स्टडी करें, और आज हम इस काबिल हुए हैं कि आप तक ये सारी चीज़ें तफसील के साथ पहुँचाएँ जो अहम है। और उसके साथ ही मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ माशाल्लाह एक नौजवान और जो तारफ़ के मोहताज नहीं है, इन तमाम मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, आप सब की जानी पहचानी शख्सियत हसीबुर रहमान, ये हमारे साथ हैं। खुशामदीद हसीब आपको आज के इस प्रोग्राम में। तो हम ये है कि आप जो हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे हमारी कम्युनिटी के मुख्तलिफ़ मामलात से मुंसलिक हैं और लोग आपको सवालात भी भेजते हैं, आप भी उनकी तलाश में रहते हैं। माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस देते हैं हमारे तारकीन वतन को। तो आज हमारी रहनुमाई कीजिएगा। जो मिस्टर आरिस हैं, ये वो कानूनी मुसवदे में जो चीज़ें हैं वो ये एक्सप्लेन करेंगे यूनानी ज़बान में, और मैं उनका उर्दू में तर्जमा करूँगा। इसमें कोई भी इशू ऐसा हो हसीब, किसी भी मामले में आप सवाल आपके ज़हन में आए, आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे नाज़रीन हैं,
अगर उनके कोई सवालात आते हैं, हम पहले माजरत चाहते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे सिस्टम में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर किसी के कोई सवालात रह जाए तो हम माजरत चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा से हम, आप हमेशा की तरह अपने सवालात हमें इनबॉक्स में, हसीब के इनबॉक्स में, इनके पेज पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। तो जो ज़रूरी होंगे वो हम आपको उनका रिप्लाई करेंगे, जिस तरह मैं आज तक देता आ रहा हूँ। एक गुजारिश आपसे ये है, मैं उन तमाम दोस्तों से, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि कई दोस्त हमें सवाल भेजते हैं, ऑडियो मैसेज करते हैं, वो पहले वकीलों के पास गए होते हैं और उसके बावजूद फिर हमसे पूछते हैं कि जी वकील ने ये कहा, इस तरह हुआ, तो शाह जी आप बताएं। मैं उन सवालात के जवाबात देने का मजाज नहीं हूँ, क्योंकि जब आप वकील करते हैं तो वकील आप अपनी समझ बूझ से करते हैं, वो कानूनी राय बेहतर दे सकता है। तो यहाँ आप वकील चुनने से पहले ऐसे वकील करें जो उस मौजू में माहिर हों। तो अब हम प्रोग्राम को बिला तखीर आगे बढ़ाते हैं। Καλωσόρισα κύριε Άρη, θα μιλήσουμε κύριο Άρη και βέβαια χάρω πολύ μετά από τόσο καιρό. Είμαστε εδώ, οι ακροατές σας γνωρίζουν, σας παρακολουθούν. Πολλά χρόνια τώρα με εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχεια φομπές. Ναι. Την εποχή της ΕΡΑ 5 φιλία. Ακριβώς. Στην ΕΡΤ. Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Το καινούριο νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί και μετά το νομοσχέδιο η Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου διάλεξε σημαντικά θέματα, αυτά που έχει φτιάξει ένα εκύκλιο και που έχει στείλει όλες τις περιφέρειες, όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να ξεκινήσουμε βασικά πράγματα που είναι εδώ για τις περιφέρειες. Αυτά να τα εξηγήσουμε και σιγά σιγά να πάμε πιο πέρα. Ναι, καταρχήν να πούμε καλησπέρα βέβαια σε όλους, να είστε καλά και τα λοιπά. Να πούμε καταρχήν ότι αυτά τα νομοθετήματα όλα τα χρόνια τώρα πλέον τα τελευταία έχουν να κάνουν με οδηγίες σε ΟΚ. Δηλαδή δεν είναι ελληνική νομοθεσία μόνο. Έχει προσαρμόζεται και με την ΕΟΚ αναγκαστικά. Βάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πολλοί κόσμος λέει γιατί στην Ελλάδα ένας νόμος έτσι αλλιώς δεν υπάρχει ένας νόμος εδώ και ένας εκεί. Τώρα λίγο πολύ είναι όλοι οι ίδιοι νόμοι παντού. Μάλιστα. Και αυτό αναγκαστικά μας φαίνει ένα πρόβλημα, γιατί ξέρουμε ότι στην Ελλάδα είναι γραφειοκρατία και αυτή η εγκύκλη εδώ από την γραμματεία του Υπουργείου, ας πούμε, για τη μετανάστευση, προσπαθεί να λύσει πιο πολύ τα προβλήματα που έχουν με τη γραφειοκρατία να κάνουν. Ναι, δηλαδή, παράδειγμα, οι άδειες που εκκρεμούν. Ναι. Το να πούμε δύο λόγια, αν θέλετε τώρα. Ναι. Ας πούμε, ένα βασικό πρόβλημα για όλους τους μετανάστες, τους νόμιμους που είναι χρόνια στην Ελλάδα, είναι ότι έχουν αρχική άδεια ή ανανέωση, περιμένουν να πάρουν απάντηση. Δύο χρόνια που παραδέχεται και ο Υπουργός. Ναι. Επειδή, ξέρετε, θυμάστε, και ήταν ο COVID στη μέση και έγιναν όλα ηλεκτρονικά, και δεν υπάρχει και προσωπικό βέβαια στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Τώρα λοιπόν έρχεται ο νόμος αυτός και λέει ότι και αν ακόμη υπάρχει μια άδεια που λύγει τώρα, αν την απαντήσει η διοίκηση αύριο, θα πάει 2 χρόνια υποχρεωτικά μετά. Μάλιστα. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, έχει υποβάλει ένας μια αίτηση το 2024 και δεν έχει πάρει ακόμη απάντηση. Ναι. Η άδεια του λύγει τώρα, το 2026. Η διετία. Συνήθως περισσότεροι έχουν διετία. Όπως και τριετία. Αν απαντήσει η διοίκηση αύριο, θα του δώσει 2 χρόνια. Επιπλέον. Καταλάβατε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα πλέον αποφεύγουμε αυτό που γινόταν. Ότι λίγαν οι άδειες, ξανά έκανε την αίτηση και πάλι δεν είχες άδεια. Πάλι λιγμένη άδεια έχεις με μια βεβαίωση ότι να απαντηθεί. Περνάγαν 2 χρόνια, πάλι απάντηση δεν έχω. Και αν απορριφθεί βεβαίως ή δεν ξέρω τι γίνεται κτλ. Ενώ τώρα λύγει αυτό και σταματάω εδώ και να πω το εξής. Επειδή τώρα πλέον ευτυχώς όλα τα δικά μας τα παιδιά, Πακιστανοί, Ινδοί, Μπαγκλαντές κτλ. Οι περισσότεροι έχουν γίνει νόμιμοι. Ρωτάνε συνέχεια τι γίνεται ρε παιδί μου, τι συμβαίνει, περιμένω την άδεια. Να μην φοβούνται. Τώρα πλέον από εδώ και πέρα
όλες οι άδειες θα έχουν συν 2 χρόνια. Για να προλαβαίνει το κράτος να δίνει απαντήσεις. Ακριβώς. Και να ξέρεις ότι είσαι και νόμιμος εσύ, που έχεις τη βεβαίωση στο χέρι. Ναι. Γιατί τώρα ο κόσμος δεν ξέρει αν είναι νόμιμος, δηλαδή φοβάται τι θα γίνει. Ενώ τώρα παίρνει 2 χρόνια και ηρεμεί. नाज़रीन, अभी तक की जो गुफ्तगू हुई है वो ये हुई है कि जैसा कि आप सबको मालूम था कि यूनान का जो कानून होता था, जो भी मिनिस्ट्रियाँ बनाती थी और पार्लियामेंट से पास होता था, नोटिफिकेशन आते थे, वो सिर्फ यूनानी मुल्क और उसके कानून के मुताबिक होता था। लेकिन अब ये जो मसवदा और आइंदा से जो भी मसवदे आएंगे वो बाकायदा यूरोपियन यूनियन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और उनकी पॉलिसियों के मुताबिक यूनान को भी चलना पड़ेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो भी हम बात कर रहे हैं कि आप हम लोगों के जो रेजिडेंस परमिट आदिया पारा मुनी जमा होते थे, 2-2 साल 2.5 साल लग जाते थे बेसिक रेजिडेंस परमिट को, रिन्यूअल को, अनानियोसी को, हर किस्म की कैटेगरी में। तो वो सिर्फ वेवियोसियों पे हम गुजारा करते थे तमाम तारकीन वतन, और कोई पता नहीं होता था कि कब उनका रेजिडेंस आएगा। और इतनी ये तादाद शुरू हो गई कि बहुत सारे लोगों के रेजिडेंस जब आ रहे थे तो वो एक्सपायर होते थे और उनको दोबारा रिन्यू करवाने के लिए जमा करवाने पड़ते थे और फिर वेवियोसियों पे साला साल गुजारा करना पड़ता था। अब जैसा कि वज़ीर इमिग्रेशन ने भी बड़ी दफ़ा कहा कि इस पे उन्होंने सीरियसली नोटिस लिया और इस कानून और इस मसवदे में अब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। अब वो तमाम रवायत ख़त्म हो चुकी है और जितने रेजिडेंट्स हैं अगर बफर्ज़ महाल कल को वो ख़त्म हो रहे और उनकी मियाद ख़त्म हो रही है और कल आपको रेजिडेंस इशू होना है तो ऑटोमेटिकली हदायत जा चुकी हैं। वो रेजिडेंस बजाय 2 साल या 3 साल वाला वो प्लस 2 साल एडिशनल आपको बन के आएगा। ये बिल्कुल कंफर्म ये स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने भी पेरिफेरियास मुख्तलिफ से राबता किया और उनको रिकन्फर्म किया है। और दूसरी बात, मिस्टर आरी ने ये बात कही कि ये जो कवानीन हैं जिसमें कहा जाता है कि जी के यूरोप में और कानून हैं और यहाँ पर और कानून है, इनको भी मालूम है कि जो हमारे महकमाती मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, बहुत ज़्यादा, जिसको ग्राफोक्रातिया कहते हैं, महकमाती। तो इस चीज़ को इस इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत सख्त किया गया है और तमाम पेरिफेरियाज में मिनिस्टर साहब ने अपनी टीम के साथ एक जॉइंट कमेटी बनाई है कि पूरे ग्रीस के जितने भी पेरिफेरियाज हैं उनमें हर माह उन्होंने अपडेट लेनी है हर किस्म के रेजिडेंट्स की, और उसको सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड असाइलम के वहाँ पर एक ऑफिस क्रिएट किया गया है जो पूरे ग्रीस के पेरिफेरिया को, इवन जो मिनिस्ट्री में एज ए आंद्रोपिस्टिकुस लोग उसके केस सिर्फ मिनिस्ट्री में जमा होते हैं, वो भी सालों साल से पड़े हुए हैं, उनको भी रफ्तार तेज़ कर दी है उन्होंने। तो ये एक अच्छा एहसन कदम है। हसीब, आप ज़रा बताएं इस पे प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को, शाह साहब आपकी मोहब्बत पे मशकूर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले नंबर पर ये सवाल है नए कवानीन के मुताबिक कि क्या 3 साल इमिग्रेशन या 5 साल इमिग्रेशन के हवाले से कोई नया कानून आने वाला है आने वाले दिनों में? मिस्टर आरी से पूछते हैं, Ρωτάει πάρα πολύ κόσμος και ποθεί στα social media ότι περιμένουν για καινούριο νομοθεσία για 3 χρόνια ή για 5 χρόνια. Υπάρχει αλήθεια απάνω σε αυτό το θέμα? Τι σκέφτεται η κυβέρνηση ή κατηγορηματικά είναι αρνητικό? Όχι, να πούμε κάτι. Έτσι που είναι νομοθεσία είναι συγκεκριμένη. Δεν αλλάζει. Είναι αυτή που είναι 2 χρόνια, που είναι 3. Είναι και τα 5 χρόνια, θα σας πω παρακάτω και 2 λόγια γι' αυτό. Αυτοί που είχαν άδειες. Αυτό δεν αλλάζει. Γιατί παντού, όπως σας είπα, είναι το ίδιο στην Ευρώπη.
και λίγο πολύ και εμείς ακολουθούμε. Συγγνώμη, Ναι. για τους παράνομους λένε. Ναι, ναι. Αυτοί που έχουν μένει, παράνομοι... αυτούς λένε ότι μπορεί να έρθει για 3 χρόνια ή για 5 χρόνια. Όχι, όχι, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, όχι, όχι. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, με ρωτάνε και εμένα, ναι, και παιδιά που είναι εδώ στην Ελλάδα, άνθρωποι και συγγενείς και άλλοι μεταναστών κτλ. Δεν γίνεται. Αυτό να καταλάβουμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε, δηλαδή, και να πω και κάτι ειλικρινά, ναι, ναι. Τόσα χρόνια παλεύαμε γιατί δεν μας βοηθούσε ο νόμος. Ναι. Τώρα μας βοηθάει ο νόμος γιατί να είμαστε παράνομοι. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, τα ζήσαμε, τα έχουμε ζήσει τόσα χρόνια κι εσείς, ειδικά που τρέχετε συνέχεια. Δηλαδή, γιατί να είναι κάποιος παράνομος. Μάλιστα. Δεν έχει λόγο δηλαδή να ερχόμαστε συνέχεια παράνομοι και να προσπαθούμε να κάνουμε τους παράνομους νόμιμους. Μάλιστα. Καλό θα είναι όλοι να είμαστε νόμιμοι. नाजरीन, हसीब, ये तो आपने भी देखा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और इसमें किसी किस्म की भी सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया पे जो कोई भी ऐसे बातें कर रहे हैं वो लग़्व हैं, झूठ है बिल्कुल। अभी पिछले तो 3 साल का जो इमिग्रेशन खुली थी उसमें 95% लोग जो थे वे ऑलरेडी लीगल हो चुके हैं। इसके बाद किसी किस्म की कोई नई इमिग्रेशन जो नहीं खुलने वाली। ये बिल्कुल मैं भी आपको बड़े वसौक से ये बात कह रहा हूँ और इसको पूरी मिनिस्ट्री ने रद्द किया है और बड़े सख्त अल्फाज में जो वज़ीर इमिग्रेशन एंड असाइलम है उन्होंने भी तमाम चैनल्स, तमाम मीडिया पे उन्होंने इसकी तरदीद की है। इसलिए आप किसी भी आस में मत रहें। यानी कि 3 साल या 5 साल के हवाले से कोई भी नया कानून नहीं आने वाला। जी, अभी तक कोई नहीं। अभी बिल्कुल कोई नहीं है। 5 साल को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, वो नया कानून नहीं है। वो मैं आगे हाँ, मैं समझ वो रहा हूँ। उसको मिक्स लोग कर रहे हैं असल में। अच्छा, हसीब अभी दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने वीवीओसी बनवाई थी, जी आपको भी पता है कि वीवीओसी तो बना के दी है इदारों ने, जी जी इसमें तो आवाम का भी कसूर नहीं है। क्या इस हवाले से हुकूमत यूनान जिन लोगों ने वीवीओसी बनवाई हैं उनको माफ़ करेगी, और जिनकी ऑलरेडी अदालतें लगी हुई हैं या अदालतें क्लियर हो चुकी हैं, क्या वो दोबारा से पेपर ले सकेंगे? जी αυτοί που είχαν φτιάξει μαϊμού βεβαιώσεις θυμάσαι OYM πλαστά, ναι. Κάποια στιγμή υπόθηκε ότι μπορεί, παρακαλάνε όλοι, ότι η πολιτεία να μας συγχωρέσει μία φορά, να κάνει πρόστιμο οτιδήποτε και να μας δώσει δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει περίπτωση σε αυτό το νόμο κάτι τέτοιο? Όχι, όχι, όχι. Το λέμε αυτό γιατί τόσα χρόνια ξέρουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς υπάρχει αυστηρό δίκαιο σχέση με τα πλαστά. Ναι. Και επειδή συνήθως υπάρχουν και καταδίκες, ναι, και ποινικά αδικήματα, καταλαβαίνετε ότι ένας που καταδικάζει δεν πάει να πάρει άδεια. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί είναι του κράτους ο νόμος. Ακριβώς. Τώρα, αν κάποιος παρασύρθηκε και το έκανε με την έννοια το εξανάγκης που λέμε, τώρα πάλι το κράτος εδώ είναι κράτος. Ακριβώς. Θυμάστε δε ότι ναι, πόσα δικαστήρια κάναμε, έρχομαι πίσω, πολύ πίσω, 20 χρόνια πίσω, πόσα δικαστήρια τέτοια κάναμε, που είχε πάλι ο νόμος βάλει κάποια ζητήματα και πάλι πάρα πολλοί κόσμος τότε έφυγε γιατί είχε πάλι αυτή την περίπτωση. Βγήκανε παράνομοι και φεύγανε από την Ελλάδα τελείως. Ναι. Είχαμε κάνει πάρα πολλά δικαστήρια, ναι, θυμάστε, ναι. και γιατί το κράτος δεν μπορεί να πει «Α, είσαι παράνομος, θα σε συγχωρέσω». Καταλάβετε, δυστυχώς την Ακριβώς. Ξέρω ότι ο κόσμος αυτός μπορεί να έχει πληρώσει λεφτά να έρθει στην Ελλάδα, μπορεί να έχει ταλαιπωρηθεί, δουλεύει όλη τη μέρα, δεν είναι καμία αντίρρηση, αλλά το κράτος είναι κράτος, ξέρετε. अच्छा। नाजरीन और हसीब, इसको हम बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज़ को रद्द करते हैं। कोई किसी किस्म की भी माफ़ी जो है वो दूर दूर तक जो है इस गवर्नमेंट के ख्याल में नहीं है। उसका वाहिद तरीका है कि आप अदालतों में जाएं। हमने पिछले कई अरसे से अपने प्रोग्रामों में भी हर दफ़ा ये कहा है कि सिर्फ़ इसका हल अदालत है। हाँ, अगर अदालत आपको बर्री कर देती है, आथोती की रिटन आपको फांसी दे देती है, अदालत तब देगी तब आपकी फ़ाइल मजबूत होगी, बाकी चीज़ें आपके पास मजबूत होंगी, तो जज भी जो है वो उसको फिर मुस्बत नज़र से देखता है
वो आपके हक में फैसला दे देता है। उस सूरत में आपके पेपर बहाल हो सकते हैं। अब हसीब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मेरे पास सिर्फ पासपोर्ट था, मेरे पास और कोई सबूत नहीं था। मैंने सिर्फ पासपोर्ट दिया और उस पर बेबीसी निकल आई। वो तो बिल्कुल एक जालसाजी है, चाहे वो अदारों ने की है, चाहे किसी ने की है, लेकिन आप शामिल हैं उसमें, आपने अपनी मर्जी से कराया, किसी ने आपको फंदा तो नहीं डाला ना। नहीं, इसमें एक ये भी बात है ना कि जिन अफराद ने रियली तौर पर यानी कि वाकई उन्होंने असली तौर पर यानी कि शादी की वीडियोसी कुछ लोगों ने बनवाई, आपको भी पता है, या बीमारी बेस पे बनवाई, अगर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रोवाइड किए हैं जो लोगों ने रिक्वायर्ड किए थे, तो उनके लिए माफ़ी है। देखिए, ये तो खाली पासपोर्ट नहीं, बड़ी सिंपल बात है। कोई भी फाइल किसी अदारे में जमा होती है, उसका क्राइटेरिया है उसके चेक करने का। वो जो कानून एक बता दिया गया है, शादी वाली वेबीओसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराने हैं, बीमारी वाली वेबीओसी में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं, उस कानून के पैराग्राफ में वो पेरिफेरिया और मिनिस्ट्री चेक करती है। जब देखती है कि उसमें वो इंक्वायरी करती है और उन इंक्वायरी पे वो तमाम जालसाजी नज़र आती है, फॉल्स डॉक्यूमेंट नज़र आते हैं, तो फिर तो बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो सिर्फ अदालत ही उसका फैसला। ये भी यही है कि अदालत में जाएंगे, अगर माफ़ होता है तो वो पेपर ले। एग्जैक्टली, हर चीज़ सिर्फ अदालत के ऊपर है, मिनिस्ट्री पेरिफेरिया के इख्तियार में नहीं है। क्योंकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि वो अफराद यानी कि वो तमाम तारकिन वतन जिन्होंने ऑलरेडी मालिक से बेवतन दिलोसी ली और 3 साल इमिग्रेशन अप्लाई की, फिर थोड़े देर अरसे के बाद मालिक के पास में काम थे, यानी कुछ भी हुआ, कोई भी हैपन होने के बाद उन्होंने अपना मालिक चेंज किया और उनके पेपर मालिक चेंज करने की वजह से रिजेक्ट हुए, क्या वो दोबारा से कानून में आ सकते हैं, यानी कि उनको पेपर मिल जाएंगे? Μία περίπτωση αυτή τη τεραετία νομοθέση λόγω εργασιακά που ήταν, ότι πρέπει να έχουν από το εργοδότη σύμβαση εργασία και υπεύθυνη δήλωση, τότε να καταθέσουν για 3 χρόνια. Προηγούμενο νόμο που ήταν αυτό. Αλλά ορισμένοι, οι περισσότεροι, ο εργοδότης ή δεν μπορούσε να συνεχίσει και δεν είχε άλλο εργοδότη. Με αυτή την περίπτωση τον απορρίψανε αυτό το αίτημα. Μπορούσε αυτός να αλλάξει εργοδότη, να πάρει από το καινούριο εργοδότη σύμβαση εργασία υπεύθυνη δήλωση και να καταθέσει στην περιφέρεια, μπορούσε να συνεχίσει με το καινούριο αίτημα με το ίδιο φάκελο, το ίδιο νομοθεσία. Τώρα μιλάμε για ποιον, μιλάμε έναν που είναι στην Ελλάδα. Ναι, εδώ νόμιμα που δώσανε την ευκαιρία. Εκεί, για 3 χρόνια. Εντάξει, υπήρχε εκεί μια δυνατότητα. Ναι. Όταν κάνουμε, προφανώς θα μιλάμε για ανανέωση βέβαια πλέον. Γιατί όχι, αρχική. Αυτά τα 3 χρόνια ήταν όσοι μέχρι τα ημερομηνία, αν έχουν εργοδότη, σύμβαση εργασία και στην δήλωση, τώρα με το νέο νόμο μπορούν να καταθέσουν να προχωρήσει για 3 χρόνια. Παίρνανε βεβαιωσή. Αλλά ενδιάμεσα ο εργοδότης 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες δεν δουλεύει εκεί ή δεν βάζει τα ένσημα ή δεν το κάνει, πώς το λένε, δηλαδή συνεχίζει αυτός η συμπεριφορά. Είχε δικαίωμα αυτός εργαζομένος να αλλάξει το εργοδότη και να δώσει καινούρια σύμβαση και να συνεχίζει το φάκελό του. Εκεί τώρα δεν ξέρω αν δεσμευόταν ο εργοδότης να τον κρατήσει 2 χρόνια ή 3 στη δουλειά. Γιατί εκεί έχουμε και άλλα θέματα σε σχέση με τον εργοδότη. Τώρα αυτό είναι και μια αντιμετώπιση επίοικιας, να το πω έτσι, από το κράτος. Εκεί μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα αν χρειαστεί κάπου. Γιατί ναι, βέβαια, πάνω χάρη έκλεισε η επιχείρηση. Ναι, και βρήκα άλλη δουλειά. Δεν μπορώ να βρεθώ ξαφνικά έξω από την Ελλάδα γιατί δεν φταίω εγώ δηλαδή. Ο εργαζόμενος δηλαδή. Να το δούμε δηλαδή, αν με μεμονωμένες περιπτώσεις να τις δούμε αυτές. Γιατί πρέπει να κάνω παρένθεση εδώ, επιτρέψτε μου, επειδή πάρα πολλά από αυτά που συζητάμε σήμερα, αγαπητέ, τα έχουμε παλέψει με το Υπουργείο. Και εσείς ειδικά πάρα πολλά χρόνια. Και θα τα πούμε και παρακάτω. 9 μήνες γίναν 6 με τα καλούμενους. Ότι γίνονταν ανανεώσεις
πιέζουμε για ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτά τα ζητάμε χρόνια τώρα. Ακριβώς. Δεν είναι ότι πέφτουν από τον ουρανό, γιατί. Σωστά. Λοιπόν, Σωστά. κάθε φορά να πω κάτι πριν στο ερώτημα, με συγχωρείτε και κλείνω. Υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να αθωωωθεί στα δικαστήρια. Το έχω δει. Πάνε και λένε, δεν ξέρουμε ότι είναι τα πλαστά τα χαρτιά. Εμείς τα δώσαμε σε ένα δικηγόρο, σε ένα δικαστήριο. κάποιοι. Και αθωώνονται από το ποινικό δικαστήριο. Ναι. Αλλά η περιφέρεια μετά πρέπει να κάνει άλλο δικαστήριο. Η περιφέρεια σου λέει, εντάξει, αθωώθηκες από το ποινικό, Ναι. αλλά εγώ είμαι κράτος. Ναι. Πρέπει να κάνει και διοικητικό δικαστήριο για να πάρει. Καταλάβατε, είναι δηλαδή κάποια παιδιά μπορούν να το κάνουν αυτό που έχουν αθωωθεί. Λίγοι, αλλά μπορούν. Μάλιστα. Αυτό παρένθεση Ναι, τώρα, ναι, γιατί είναι όλα μαζί γύρω από το είμαι νόμιμος, αλλά μπορεί να γίνω ξαφνικά παράνομος, γι' αυτό το απαντάω. हसीब और नाजरीन, इस सवाल पे जो है वो ये है कि जो कानून है, पहला जो आपका मालिक है, जब आप फर्स्ट टाइम आप 3 साल वाले सबूत पे आपको दिया गया है चांस कि आप जमा करवाएं, मालिक का पेफ्तिन दिलोसी और सिम वसीया रगासिया जमा करवाएं, आपकी फ़ाइल प्रोसीड होती है। बिटवीन 2 माह में 3 माह में अगर वो मालिक जेन्युइन कोई वजह है तो वो आपको काम से निकालता है किसी भी वजह से जो जेन्युइन होगी, वो पेरिफेरिया लॉ के तहत उसको चेक करेगा, तब आप नया मालिक, लेकिन उसके लिए शर्त है कि नए मालिक की सिम वसीया रगासिया वो आपने पेरिफेरिया में जमा करानी होगी, तब जाके आपकी फ़ाइल प्रोसीड होगी। अगर वो क्राइटेरिया नहीं आता तो फिर पेरिफेरिया आपके पेपर रिजेक्ट कर देगी। अच्छा, ये एक ऐसा इशू है, इस पे अभी काम हो रहा है। अब हम हसीब भाई ये चलते हैं कि ये जो कानून का मसवदा है ना, इसमें जो चीज़ें हैं वो पहले मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर हम बाकी सवालात पे आते हैं। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के नाजरीन को और हमें और ज़्यादा रोशन करेंगी कि भाई जो हम सवाल कर रहे हैं, कई सवालों के जवाब आगे इस कानून में मौजूद है जो मुस्बत है। अब हम उनकी तरफ चलते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा शॉर्टकटली बताएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़रूरी जो है जी जी, जैसे कि पेपरों के हवाले से कैंडली उससे स्टार्ट करें पहले। वही ना, बहुत जो सारे भाई ऐसे हैं जो पेपरों के हवाले से सिर्फ ज़्यादा पूछ रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, देखिए लोगों की अपनी ख्वाहिशें, अपनी चॉइसें होती हैं, अपने सवाल होते हैं, लेकिन हमने जो भी नया मसवदा आया है, सबसे बड़ी अहम चीज़ ये मसवदा है कि इसमें नई चीज़ें क्या आई हैं, क्योंकि हमने दूसरा मौजू छेड़ दिया सवाल जवाब का, तो वो उस मौजू से हट गए हैं। तो इसको हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब करेंगे. Λοιπόν, να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό και κλείνουμε αυτό το θέμα. Πάνω και τα 5 χρόνια επιμακρών οι άδειες. Εδώ πολλοί τις χάσανε. Είτε γιατί δεν είχαν ένσημα, είτε γιατί, αλλά όχι για παράνομο λόγο, όχι για πλαστά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτοί έχουν δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν τα χαρτιά πάλι, να πάρουν άδεια παραμονής. Απλώς αυτή τη φορά ο νόμος, τώρα καταλαβαίνουμε πάλι ότι γίνεται λίγο πιο αυστηρός, για να μην σε βάλει σε διώξει τελείως. Σου λέει δείξε μου ότι έχεις κάποια εισοδήματα, θα μας πει το Υπουργείο στην πορεία ποια λεφτά πρέπει να έχεις το χρόνο για να γίνει αυτό, και αν δεν έχεις φύγει από την Ελλάδα 6 μήνες και πάνω, τότε να ξαναπάρεις την άδεια των 5 ετών. Αυτό είναι μια πολύ καλή περίπτωση επίσης, γιατί πρέπει να πει μακρόν, οι οποίοι ξεκινάνε από την αρχή να πάρουν 1 χρόνο ή 2, αλλά μπορεί αν είχαν στην Ελλάδα να ξαναπάρουν 5 χρόνια και τους απορρίφθηκε. Αυτό τώρα είναι μια νέα διάταξη. Τώρα δεν ξέρω πόσους αφορά. Απλώς να ξέρουν οι άνθρωποι που είχαν 5 χρόνια γιατί χάσανε, μπορούν να ξαναγυρίσουν. ये बड़ा अहम सवाल जो आजकल वो जो 5 साल का इशू हम उसको अटैच कर देते हैं, वो 3 साल और आज 5 साल वाले पे, कि जी 5 साल का कानून आ रहा है कि 5 साल की भी रेजिडेंस मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो इसमें एक सहूलत दी गई है वो ये दी गई है कि जिन लोगों के ऑलरेडी आदिया पारामुनी थे, लीगल थे, और वो जब रिन्यू करवाने लगे तो कोई चीज़ उनमें की रह गई थी, कोई एंस में कम थे, कोई दिलोसी कम थी, यानी जेन्युइन सबूत रह गए थे। इसमें प्लास्टोग्राफिया का कोई इसमें अमल दखल नहीं है।
जिन लोगों के 4G जाली सबूत हैं वो इस क्लॉज में नहीं आते, वो रिजेक्ट है हर हालत में। ये उन लोगों को छूट दी गई है कि किसी वजह से वो मकान का किरायानामा नहीं लगा सके, जाली नहीं असली, फोरलो की डीलो सी रह गई उनसे, और कोई ऐसा सबूत एंस में रह गए हैं, टाइम पे एंस में नहीं थे, ये उनको दी गई है सहूलत कि वो अब दोबारा वो चीज़ें जमा कराएं तो उनके पेपर बहाल हो जाएंगे। एक चीज़। दूसरी, जिस तरह हमारे मुल्क में अब छुट्टियों का 6 माह है दौरानिया कि आप 6 माह मुल्क से बाहर रह सकते हैं, यूरोप में नहीं अपने ममालिक में। तो अगर आप 6 माह से वापस आ गए हैं, आपके पेपर कैंसिल हो गए हैं, जो कानून है उसमें भी आप सबूत देंगे, वो तो ऑलरेडी शुरू दिन से 3 सबूत उसको है इन चीज़ों को जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश रहते हैं, ज़्यादा अरसा रहते हैं। पहला है मेडिकल, अगर आप उन तमाम अरसे में अल्लाह ना करे बीमार हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए जेन्युइन। नंबर 2, लेडीज़ जो हैं वो प्रेगनेंसी में थी, उनके सबूत चाहिए। नंबर 3 कि अगर आप फ़ौज में गए हैं अपने अपने मुल्क, या ये 3 सबूत अगर आप देंगे रिटन तो आपके पेपर रिन्यू हो जाएंगे। ये है वो 5 साल वाली जो एक अजाफी उन्होंने दोबारा चांस दिया है। हमारे ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एंस में नहीं थे, कम थे बेचारे, रिन्यू नहीं करवा सके, और सबूत डॉक्यूमेंट्स कोई ऐसे थे अनानियोसी के लिए कि वो उस वक्त नहीं जमा करा सके। उनको ये चांस दिया जा रहा है कि वो अब दोबारा वो सबूत जमा करवाएं, लेटेस्ट नए, ताकि उनके पेपर जो है वो बहाल होंगे। यानी नए कानून में नए पेपरों के हवाले से रिन्यूअल का भी कानून मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। Λοιπόν, τώρα, το άλλο θέμα που έχουμε αυτή την εποχή είναι η αλλαγή νομοθεσίας για τις μετακλήσεις. Okay. Τη μετάκληση. Τώρα να σας πω εγώ 2 λόγια αρχικά. Ναι. Βασική κατεύθυνση είναι ότι αλλάζει ο χρόνος της εργασίας. Από 9 μήνες γίνεται 6. Και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν άδειες παραγωγής για 3 χρόνια. Okay. Η σύμβαση με τον εργοδότη θα ισχύσει φυσικά. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη καινοτομία